नमस्कार दोस्तों, आलोक परिवार के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो हम यूपीपीसीएल से संबंधित आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो यूपीपीसीएल के एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर हम इससे पहले जो है 1 से 60 तक इससे पहले वाले वीडियो में आपको करवा चुके हैं। ये आपका तीसरा वीडियो है, ये क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट है। तो आइए शुरू करते हैं। लिखा गया है यहाँ पर हमारा, प्रेरण ऊष्मा में ऊष्मा किसके द्वारा उत्पन्न होती है। प्रेरण ऊष्मा में ऊष्मा किसके द्वारा उत्पन्न होती है। तो जैसा कि यहाँ पर आपको 5 विकल्प दिया गया है, 5 विकल्पों में कौन सा आंसर आपका सही है उसको बताने का प्रयास करें। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा प्रेरित भंवर धारा से, प्रेरित भंवर धारा से यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है वाटर कूलर में प्रयुक्त प्रशीतक कौन सा है। वाटर कूलर में प्रयुक्त प्रशीतक कौन सा है, आपको ये बताना है। तो प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, आंसर बताने का प्रयास करें। तो वाटर कूलर में प्रयुक्त प्रशीतक कौन सा होता है, फ्रेओन। हम किसका प्रयोग करते हैं, फ्रेओन का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से प्रतिरोध वेल्डिंग के कुछ प्रकारों का उल्लेख करिए। तो जैसा कि यहाँ पर भी आपके 5 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। दिए गए विकल्पों में से प्रतिरोध वेल्डिंग के कुछ प्रकारों का उल्लेख करिए, तो इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। एकदम राइट दोस्तों, इनमें से ये सभी यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो है प्रतिरोध बट का भी प्रयोग करते हैं, फ्लैश बट का जो है प्रतिरोध सीम का और प्रतिरोध प्रोजेक्शन का प्रयोग करते हैं। अर्थात इसमें जो हमारा आंसर सही हो जाएगा उपरोक्त सभी, हमारा ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, एक डायरेक्ट आर्क फर्नेस में यदि आपूर्ति सिंगल फेज एसी या डीसी है तो प्रयुक्त इलेक्ट्रोड की संख्या कितनी होगी। सिंगल फेज है, एसी या डीसी है, तो इसमें इलेक्ट्रोड की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा। हाँ दोस्तों, इसमें से हमारा आंसर हो जाएगा 2। कितने होते हैं, इलेक्ट्रोड की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 हमारा कह रहा है, नट और बोल्ट को क्लैप करने के लिए किस प्रकार की वेल्डिंग की जाती है। नट और बोल्ट को क्लैप करने के लिए किस प्रकार की वेल्डिंग की जाती है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा आंसर सही होगा। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा प्रोजेक्शन वेल्डिंग। प्रोजेक्शन वेल्डिंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है, सीट्स की वेल्डिंग के लिए किस प्रकार की वेल्डिंग को प्राथमिकता दी जाती है। सीट्स की वेल्डिंग के लिए किस प्रकार की वेल्डिंग को प्राथमिकता दी जाती है। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। एकदम सही दोस्तों, यहाँ पर हमारा सेम वेल्डिंग का प्रयोग करते हैं। सीट्स की वेल्डिंग के लिए किस प्रकार की वेल्डिंग को प्राथमिकता दी जाती है, तो सीम वेल्डिंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, सोल्डरिंग आयरन के 2 तत्व किस प्रकार जुड़े होते हैं। सोल्डरिंग आयरन के 2 तत्व किस प्रकार जुड़े हुए होते हैं। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा सीरीज यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सोल्डरिंग आयरन के 2 तत्व किस प्रकार जुड़े होते हैं, तो वो दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए होते हैं। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 68 हमारा कह रहा है, इलेक्ट्रिक फर्नेस के तापमान को मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है। इलेक्ट्रिक फर्नेस के तापमान को मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग करते हैं, तो पायरोमीटर का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, पायरोमीटर का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त प्रशीतक कौन सा है। घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त प्रशीतक कौन सा है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा फ्रीओन 12।
घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त प्रशीतक कौन सा होता है? फ्रीऑन 12 यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। हम रेफ्रिजरेटर में फ्रीऑन 12 का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है आर्क वेल्डिंग की वोल्टेज करंट की विशेषताएं किस प्रकार की होनी चाहिए? आर्क वेल्डिंग की वोल्टेज करंट की विशेषताएं किस प्रकार की होनी चाहिए? तो यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एकदम राइट दोस्तों, यहाँ पर ड्रॉपिंग यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है घरेलू रेफ्रिजरेटर का मूल घटक निम्नलिखित में से कौन सा है? घरेलू रेफ्रिजरेटर का मूल घटक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारा आंसर ये सभी, यहाँ पर हमारा इन सभी अर्थात ऊपर के चारों कंप्रेसर, एक्सपेंशन डिवाइस, कंडेंसर और इवेपरेटर हमारा सभी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। आइए दोस्तों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 72 देखिए। कह रहा है स्टोरेज प्रकार के वाटर कूलर में इवेपरेटर कॉइल कहाँ रखा जाता है? स्टोरेज प्रकार के वाटर कूलर में इवेपरेटर कॉइल कहाँ रखा जाता है? तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 72 में हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। स्टोरेज टैंक की दीवारों पर टाका लगाकर, स्टोरेज टैंक की दीवारों पर टाका लगाकर स्टोरेज प्रकार के वाटर कूलर को इवेपरेटर कॉइल कहाँ रखा जाता है? तो स्टोरेज टैंक की दीवारों पर टाका लगाकर रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए। एक प्रशीतक प्रणाली में एक्सपेंशन वाल्व का कार्य क्या है? एक प्रशीतन प्रणाली में एक्सपेंशन वाल्व का कार्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 73 में हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पर हमारा ऑप्शन इनमें से सभी ऑप्शन सही है। दबाव को नियंत्रित करने के लिए, तापमान को नियंत्रित करने के लिए, इवेपरेटर को सक्रिय करने के लिए और प्रशीतक के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए, अर्थात इनमें से सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए। आधुनिक घरेलू रेफ्रिजरेटर में एक्सपेंशन वाल्व को किससे बदल दिया जाता है? आधुनिक घरेलू रेफ्रिजरेटर के एक्सपेंशन वाल्व को किससे बदल दिया जाता है? तो हम किससे बदलते हैं? कैपिलरी ट्यूब यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक घरेलू रेफ्रिजरेटर में एक्सपेंशन वाल्व को कैपिलरी ट्यूब से बदल दिया जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 हमारा कह रहा है 1 फैरेड किसके बराबर होता है? 1 फैरेड किसके बराबर होता है? तो 1 फैरेड जो होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा बी सही हो जाएगा। इसमें 1 फैरेड किसके बराबर होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 76। इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में प्रयुक्त इलेक्ट्रोड कौन सा है? इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में प्रयुक्त इलेक्ट्रोड कौन सा है? ऑप्शन है कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, कार्बन, रजत। इन पांचों में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में प्रयुक्त इलेक्ट्रोड कौन सा है? तो इसमें जो हमारा सही आंसर हो जाएगा कार्बन यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए। विद्युत की विशिष्ट ऊष्मा के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? विद्युत की विशिष्ट ऊष्मा के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 77 में थॉमस प्रभाव विद्युत की विशिष्ट ऊष्मा के रूप में थॉमस प्रभाव को जाना जाता है। थॉमस प्रभाव को जाना जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, जब लेड एसिड बैटरी को पूरी तरह से चार्ज की गई स्थिति में होती है तो इसकी धनात्मक प्लेट का रंग कैसा होता है। जब बैटरी पूर्ण रूप से चार्ज हुई होती है तो उसका रंग कैसा होता है, जो धनात्मक प्लेट होता है उसका रंग कैसा होता है यदि बैटरी लेड एसिड बैटरी है। तो यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एकदम सही दोस्तों, गहरा भूरा। उसका कलर कैसा हो जाएगा, गहरा भूरा हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 हमारा क्या कह रहा है, एम्पियर किसकी इकाई है। एम्पियर किसकी इकाई है। एम्पियर यहां पर किसकी इकाई है, तो यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एम्पियर जैसा कि ऑप्शन है विद्युत, करंट, विभव, ऊष्मा, वोल्टेज। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, करंट। एम्पियर जो है धारा की इकाई होती है, अर्थात करंट की इकाई होती है। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस सिद्धांत पर काम करती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस सिद्धांत पर कार्य करती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम पर। फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग काम करती है। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए एक बफिंग मशीन की गति क्या होनी चाहिए। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए एक बफिंग मशीन का गति क्या होनी चाहिए। ऑप्शन है कम, उच्च, मध्य, ए तथा बी या बी तथा सी। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उच्च। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए एक बफिंग मशीन की गति कैसी होनी चाहिए, उच्च होनी चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है एक इलेक्ट्रोलाइट में विद्युत प्रवाह किसके माध्यम से प्रवाहित होती है। एक इलेक्ट्रोलाइट में विद्युत प्रवाह किसके माध्यम से प्रवाहित होती है। तो यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रोलाइट में विद्युत प्रवाह किसके माध्यम से प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर निकल जाएगा धनात्मक और ऋणात्मक आयन, धनात्मक और ऋणात्मक आयन के माध्यम से प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 हमारा क्या कह रहा है, निकिल प्लेटिंग के लिए एनोड किसका बना होता है। निकिल प्लेटिंग के लिए एनोड किस चीज का बना होता है। तो यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 83 में शुद्ध निकल का। निकल प्लेटिंग के लिए एनोड किसका बना होता है, शुद्ध निकल का बना होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, शुरुआत में कौन से उपकरण को उच्च वोल्टेज की आवश्यकता होती है। शुरुआत में कौन से उपकरण को उच्च वोल्टेज की आवश्यकता होती है। ऑप्शन है स्विच गियर, अंडर वोल्टेज, पेटरसर कॉइल, लाइटनिंग अरेस्टर, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें हमारा जो आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, शुरुआत में कौन से उपकरण को उच्च वोल्टेज की आवश्यकता होती है, लाइटनिंग अरेस्टर। लाइटनिंग अरेस्टर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है आयनीकरण गेज किसके तापमान मापन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। आयनीकरण गेज किसके मापन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। आयनी गेज का प्रयोग हम कहां पर करते हैं, तो यहां पर हम अत्यंत निम्न दाब के लिए आयनी गेज का प्रयोग करते हैं। अत्यंत निम्न दाब के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, आयनीकरण गेज का प्रयोग करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 86 हमारा कह रहा है नाइक्रोम तार का गलनांक होता है। नाइक्रोम तार का गलनांक होता है। नाइक्रोम तार का गलनांक कितना होता है, 1400 डिग्री सेल्सियस। नाइक्रोम तार का गलनांक कितना होता है, 1400 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है 1000 वाट का हीटर 2 घंटे चलाए जाने पर कितने यूनिट बिजली का बिल उपयोग करेगा।
1000 वाट का हीटर 2 घंटे चलाए जाने पर कितने यूनिट बिजली का उपयोग करेगा? तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, अगर यूनिट पूछा जाता है तो 1000 ये लिखा गया है, वाट गुणे घंटा हम कर देंगे, वाट गुणे घंटा बटे नीचे हम क्या कर देंगे 1000, क्योंकि यूनिट में बदलने के लिए हमको 1000 से भाग करना पड़ता है। तो ये से ये कैंसिल हो गया, अर्थात कितना आ गया 2 यूनिट। कितना हो गया 2 यूनिट हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 क्या कह रहा है? जब कोई विद्युत आवेश बल का अनुभव करता है तो क्या होता है? जब कोई विद्युत आवेश बल का अनुभव करता है तो ... 1 होता है। तो क्या होता है यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जब कोई विद्युत आवेश बल का अनुभव करता है तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जब कोई विद्युत आवेश बल का अनुभव करता है तो एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है उड़ते विमान द्वारा उत्पन्न कौन सी ऊर्जा होती है? उड़ते विमान द्वारा उत्पन्न कौन सी ऊर्जा कहलाती है? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, इसमें से कौन सी ऊर्जा कहलाती है? तो यहाँ पर स्थितिज और गतिज, यहाँ पर हमारा दोनों आंसर सही हो जाएगा, स्थितिज और गतिज। उड़ते विमान द्वारा उत्पन्न ऊष्मा कौन सी होती है? गतिज तथा स्थितिज दोनों ऊर्जा होती है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर ई हमारा सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 90 हमारा कह रहा है कि एक कैपेसिटर की समांतर प्लेट की दूरी बढ़ा दी जाने पर उसकी संधारित्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? एक कैपेसिटर की समांतर प्लेट की दूरी बढ़ा दिए जाने पर उसके संधारित्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एक कैपेसिटर की समांतर प्लेट की दूरी बढ़ा दिए जाने पर उसके संधारित्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? घट जाती है। अगर समांतर प्लेट संधारित्र की दूरी को बढ़ा देते हैं तो उनका जो कैपेसिटेंस होता है या कैपेसिटर होता है, संधारित्र होता है, वो कैसी होती है? घट जाती है। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, भारत में प्रयुक्त धारा की आपूर्ति आवृत्ति में होती है, कितनी होती है? भारत में मुख्यतः प्रयुक्त धारा की आपूर्ति आवृत्ति होती है, तो कितनी होती है? 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज, 150 हर्ट्ज, 200 हर्ट्ज। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 50 हर्ट्ज। कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है। हमारा आंसर 50 हर्ट्ज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है यदि औसत मान ज्ञात हो तो ... किसकी गणना RMS के मान के द्वारा की जाती है? यदि औसत मान ज्ञात हो तो किसकी गणना द्वारा RMS मान ज्ञात किया जाता है? दोस्तों, आपको ये चीज मालूम होना चाहिए कि औसत मान अगर ज्ञात है तो अगर RMS मान कहता है, RMS मान अगर कहता है तो RMS मान बराबर 1.11 गुणे औसत मान होता है। क्या होता है? औसत मान। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 हमारा कह रहा है 2 पोल के अल्टरनेटर 300 RPM पर चलता है तो उनके द्वारा उत्पन्न आवृत्ति होगी। 2 पोल का अल्टरनेटर 300 RPM पर चलता है तो इनके द्वारा उत्पन्न आवृत्ति कौन सी होगी? यहाँ पर n आपको पता होना चाहिए कि n बराबर क्या होता है। n बराबर क्या होता है? 120 F/P। तो यहाँ से अगर हम आवृत्ति f का मान निकालते हैं, अगर यहाँ से हम f का मान निकालते हैं तो f बराबर कितना हो जाएगा? n गुणे p बटे 120 हो जाएगा।
तो यहाँ पर देखिए आरपीएम कितना लिखा गया है, 2 पोल हैं तो 2 गुणे यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा 300 और बटे नीचे कितना होगा 120। इसको 0 0 कैंसिल हो गया, 2 से काट दिया, 2 एकम 2, 2 से काटने पर 2 छक 12 हो गया, 6 एकम 6, 6 पंचे 30। आंसर हमारा आ गया 5 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है विशुद्ध प्रेरक परिपथ का शक्ति गुणांक कितना होता है। विशुद्ध प्रेरक परिपथ का शक्ति गुणांक कितना होता है। विशुद्ध प्रेरक परिपथ का शक्ति गुणांक कितना होता है, तो यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा। आंसर है ए 0, 0.65, 0.75, 0.8 अनंत। तो यहाँ पर 94 में जो हमारा आंसर हो जाएगा 0 होती है। विशुद्ध प्रेरक परिपथ का शक्ति गुणांक कितना होता है, तो 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, क्वेश्चन नंबर 95 हमारा क्या कह रहा है 3 फेज तार आपूर्ति के लिए आर्मेचर में प्रयुक्त वाइंडिंग की संख्या कितनी होती है। 3 फेज तार आपूर्ति के लिए आर्मेचर में प्रयुक्त वाइंडिंग की संख्या कितनी होती है। 1 2 3 4 5, इसमें से हमारा कौन सा आंसर सही है। यहाँ पर दोस्तों अगर कह रहा है कि 3 फेज तार है तो वाइंडिंग की संख्या कितनी होगी, 3 होगी, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कह रहा है 96, 2 फेज मोटर 1 डॉट डॉट मोटर होती है। 2 फेज मोटर कैसी मोटर होती है। 2 फेज मोटर कैसी मोटर होती है, तो यहाँ पर जो 2 फेज मोटर होती है वो किस प्रकार की मोटर होती है, सेल्फ स्टार्टिंग मोटर होती है। 2 फेज मोटर कैसी मोटर होती है, तो सेल्फ स्टार्टिंग मोटर होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, क्वेश्चन नंबर 97 हमारा कह रहा है गार्ड रिंग का प्रमुख प्रयोजन होता है। गार्ड रिंग का प्रमुख प्रयोजन होता है, तो हमारा इन चारों में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। जो गार्ड रिंग का प्रमुख प्रयोजन किसमें होता है, निचली यूनिट पर विद्युत तनाव कम करने के लिए होता है। गार्ड रिंग का प्रयोग कहाँ करते हैं, निचली यूनिट पर विद्युत तनाव को कम करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है अनुनादी आवृत्त पर एक समानांतर अनुनादी परिपथ की प्रतिबाधा कितनी होती है। अनुनादी आवृत्त रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर एक समानांतर अनुनादी परिपथ की प्रतिबाधा कितनी होती है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 में अधिकतम होती है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर लिखा गया है ट्रांसफार्मर की रेटिंग किसकी इकाई क्या होती है। ट्रांसफार्मर की रेटिंग की इकाई क्या होती है। ट्रांसफार्मर की रेटिंग की इकाई क्या होती है, तो यहाँ पर हमारा क्या ऑप्शन हो जाए, कौन सा आंसर सही हो जाएगा। ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होता है उसको हम केवीए में नापते हैं। ट्रांसफार्मर की रेटिंग को किस में नापते हैं, केवीए में नापते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन है, तो जो दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्टरनेटर के रोटर में डॉट डॉट होता है, तो स्लिप रिंगों की संख्या कितनी होती है। अल्टरनेटर के रोटर में कितने स्लिप रिंग होते हैं। अल्टरनेटर के रोटर में कितने स्लिप रिंग होते हैं, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 2 स्लिप रिंग। अल्टरनेटर के रोटर में कितने स्लिप रिंग होते हैं, 2 स्लिप रिंग होते हैं। तो जैसा कि दोस्तों हम इसमें टोटल आपको 40 क्वेश्चन कराए हैं, ये 40 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी प्रकार का अगर क्वेश्चन आपको डेली चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन को सब्सक्राइब करने के बाद जो है अगर ये जो क्लास चला है अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दें, लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें। तो शेष हम अगले वीडियो में पुनः आपसे मुलाकात करेंगे। नमस्कार।